हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। इसका यह है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे 1 से 25 क्वेश्चन, जो कि छोटे क्वेश्चन थे, और 26 से लगा करके आगे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसके अंदर छोटे भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों आपने पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन है, निम्न संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों के ब्लॉक लिखिए। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको बताना है कि इसमें ब्लॉक कौन सा है। ठीक है, जो कि ब्लॉक 4 होते हैं, SPDF। अब दोस्तों यहाँ पर समझना ध्यान से, आपको मैं ब्लॉक निकालना सिखाता हूँ। जहां पर भी अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, तो उपकोष के कक्षक में भरा गया हो वही इसका ब्लॉक होगा। ठीक है, इस लाइन को मैंने लिख दिया है, आपको याद नहीं रहे तो। और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे गए हैं। ये सीरीज होती है, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ये सीरीज अगर याद होगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किस में बाद में जाएगा, वो तो इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, देखिए पहला दे रखा है 3s2 3p5। अब इसमें आपको S होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हो, D में 10 भर सकते हो और F में 14 भर सकते हो, 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3s2 3p5, P में यहाँ पर 6 भर सकते हैं लेकिन 5 तक ही भरा है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, 3s यहाँ पर कहाँ है, देखिए 3s, इसके बाद 3p है, तो बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है? P में भरा गया है, 3p में भरा गया है, तो P होगा वो इसका क्या हो जाएगा? P ब्लॉक हो जाएगा। जिस भी तत्व का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इसका क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका ब्लॉक अगर निकालना चाहोगे तो जिसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया है जिस भी उपकोष के कक्षक में, वही उपकोष के आधार पर आप निकाल सकते हो उसका ब्लॉक। ठीक है, सेकेंड देखिए 3d10 4s2। 3d10 4s2 में देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है, तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। आपको यहाँ पर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। देखिए 3d और 4s कहाँ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 3d 4s 3d 4p, तो यहाँ पर क्या है 3d और 4s, तो देखिए 4s पहले 3d बाद में है, तो 3d बाद में है, इसका मतलब 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? तो बाद में भरा जाता है दोस्तों d में, लेकिन ये इसको पहले लिखा गया है क्योंकि ये तीसरा कोश है इसलिए। तो 3d d में इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है, तो डी इसके आधार पर क्या हो जाएगा? ब्लॉक। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक। डन। आगे देखिए 3p6 4s2, तीसरा वाला 3p6 4s2, यहाँ पर आप देख सकते हो 3p6 3p और 4s में बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो s में बाद में भरा गया है तो s ब्लॉक हो जाएगा। इस ब्लॉक का तत्व है ये। 4s1 3d5, यहाँ पर 2 आता है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है, सॉरी। 4s2 3d5 d है, देखो यहाँ पर 4s के बाद 3d है, तो d होता है ना, इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो d होगा। इसमें आप लिख सकते हो कौन से ब्लॉक का तत्व ये? डी ब्लॉक का, तो बाद में इसमें भरा गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आगे समझते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन। जल में घुलनशील व अघुलनशील सिल्वर हैलाइड कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील और अघुलनशील सिल्वर हैलाइड, तो सिल्वर हैलाइड होते हैं जैसे कि यहाँ पर है सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो जो घुलनशील हैं वो कौन है? सिल्वर फ्लोराइड। और अघुलनशील कौन है? ये तीनों, बाकी जो बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे? अघुलनशील। तो केवल आपका जो फ्लोराइड वाला होगा वो ही क्या है? घुलनशील जल के अंदर। 28वां क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 28वां क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा धातुएं किन्हें कहते हैं? तो वे धातुएं जो पृथ्वी में पाई जाती हैं वह इनकी उपलब्धता बहुत ही कम मात्रा में होती है, उन्हें दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। मतलब कि ऐसी धातुएं जो पृथ्वी के अंदर कम मात्रा में ही बची हुई या कम मात्रा में पाई जाती है ना,
उपलब्धता इनकी बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, दुर्लभ, जो पृथ्वी के अंदर कम मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। जो कि ये आती है ए ब्लॉक के अंदर। ए ब्लॉक होता है ना, ए ब्लॉक, जिनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो अंतः संक्रमण तत्व होता है, उनको ही क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्लभ मृदा धातुएं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, 29वां क्वेश्चन, सोडियम एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व क्यों है। अब यहाँ पर समझना, धन विद्युतीय तत्व का मतलब क्या होता है। धन का मतलब होता है दोस्तों धनायन, ठीक है, क्या होता है, धनायन। अब कोई भी मतलब मेटल होता है, कोई भी धातु होता है, वो अपने में से, मान लीजिए कोई भी मेटल है, एम मेटल है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। मान लेते उसने इलेक्ट्रॉन निकाले 2, तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इस पर आ गया 2 धनावेश, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, समझिए, इसको भी समझिए। जैसे कि नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना, कोशों में, अपने अपने कोशों में, जो सबसे बाहरी कोश होता है ना, और नाभिक होता है। इनके मध्य अगर आकर्षण दोस्तों कम है, आकर्षण कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी होगी। आकर्षण कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसानी होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसानी होगी, तो ऊर्जा भी कम लगानी पड़ेगी आपको, और वही कहलाती है आयनन एंथैल्पी, या आयनन ऊर्जा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो जिनकी भी आयनन एंथैल्पी कम होती है वो धनात्मक होते हैं, प्रबल, ठीक है, या प्रबल धन विद्युतीय होते तत्व। तो सोडियम होता है, इसको समझते हैं। सोडियम की आयनन एंथैल्पी कम है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाता है, अतः यह प्रबल धन विद्युतीय है। देखिए, सोडियम होता है, उसने की आयनन एंथैल्पी कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फटाक से बाहर निकाल देता है और क्या बनाता है, धनायन बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, 30वां क्वेश्चन, निम्न को प्रथम आयनन एंथैल्पी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पर कुछ हमको मेटल्स दे रखे हैं, MgAl PsCl Ne, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है। प्रथम आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है दोस्तों कि यदि आपने एक ही बार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, और जब एक ही बार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है और इसमें आपको ऊर्जा कम लगानी पड़ी है, तो फिर वो कहलाता है उसकी आयनन एंथैल्पी कम, घटता क्रम। अब जो भी, जिसका भी आकार छोटा होगा, अब छोटा होने से क्या होगा, नाभिक और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बढ़ जाएगा, और बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो हम कह सकते हैं उसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या अधिक होगी। तो देखिए, नियॉन होता है, इसका आकार छोटा होने के कारण से इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इससे कम होती है आयनन एंथैल्पी क्लोरीन की, इससे कम होती है फॉस्फोरस की, इससे कम होती है सल्फर की, इससे कम होती है मैग्नीशियम की, और सबसे जो कम होती है आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी, वो हो जाएगी एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होता है इस कारण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 31, निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में प्रत्येक का ब्लॉक व आवर्तक क्या होगा। ब्लॉक और हमको आवर्तक, तो ब्लॉक एक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, और दूसरा हमको ज्ञात करना है पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमको दे रखे हैं 25, 30, 35, 19 और 12। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हमको परमाणु क्रमांक दे रखा है, उस परमाणु क्रमांक को आपको एक बार क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया था आगे कि एक सीरीज मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, मतलब 26वां क्वेश्चन में ही जो सीरीज थी उसको याद करना होगा, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा दोस्तों, भरना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर जो भी परमाणु क्रमांक हैं उतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, और उसमें से आपको निकालना है, एक तो पीरियड निकालना है और एक ब्लॉक निकालना है। ब्लॉक कैसे निकालना है वो तो मैंने आपको बता दिया, अब पीरियड कैसे निकालना है वो भी साथ साथ में सीख लेना, ठीक है। और इसके अलावा इसमें वर्ग भी निकाला है, तो वर्ग तो लिखा तो नहीं है भाई, मेंशन कर देना, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक, वर्ग व आवर्त, ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना आप लोग,
मैंने लिखा, आंसर में तो लिखा है बट यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो फर्स्ट में है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। 4s2 होता है, इसमें पहले भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, और 3d होता है, इसमें बाद में भरा जाता है। ठीक है, तो बाद में किस में भरा गया है, डी में, तो डी तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक निकाल लिया। अब आपको आवर्त निकालना है और निकालना है वर्ग। वर्ग निकालना आपको मैं पहले सिखाता हूँ। वर्ग मतलब ग्रुप, वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जो भी आपने ब्लॉक निकाला है, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक है, उसमें संख्या ऊपर इलेक्ट्रॉन की कितनी भरी हुई है, या ऊपर वाली संख्या, तो ऊपर वाली संख्या कितनी है दोस्तों, ऊपर वाली यहाँ पर संख्या है 5। ठीक है, 5 है, ऊपर वाली संख्या 5 है। अब डी के लिए आपको एक काम करना होगा, डी ब्लॉक के लिए, ब्लॉक अगर डी दे रखा है तो उसके लिए काम करना होगा आपको। अगर निकालना है वर्ग तो क्या करना होगा, उसमें 2 जोड़ देना होगा, तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यदि आपको एस है, एस ब्लॉक है, और एस ब्लॉक के लिए आपको निकालना है वर्ग, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको ही लिख देना है। मतलब जैसे कि यहाँ पर 5 है ना, तो उसको ही लिख देना है, तो उसमें आ जाएगा आपका वर्ग। लेकिन आपको यदि पी के लिए वर्ग लिखना है तो पी में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 जोड़ने पड़ेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसमें 12 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, डबल बार लिख दिया, कितने जोड़ने पड़ेंगे, 12। डी के लिए 2 जोड़ने पड़ेंगे, पी के लिए 12 जोड़ने पड़ेंगे, एस के लिए कुछ नहीं जोड़ना आपको। ठीक है, और अगर एफ है तो एफ के लिए हमेशा तीसरा ही वर्ग रहता है। वर्ग की हम बात कर रहे हैं, आवृत्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग की बात करें तो एफ के लिए हमेशा तीसरा ही रहता है, क्योंकि ये तीसरे ग्रुप से ही निकाला गया है एफ ब्लॉक। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ग हो जाएगा 7वां, जो भी मैंने निकाला वही है। अब आपको निकालना आवर्त, तो आवर्त निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सबसे बड़ा कोश है, सबसे बड़ा नंबर, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर है, मतलब देखिए यहाँ पर 3D को नहीं देखना आपको, सबसे बड़ा नंबर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना आगे संख्या, जैसे कि एस के आगे लिखा हुआ है, एस के आगे लिखा हुआ है, पी के आगे संख्या लिखी हुई, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आवर्त 4। ओके, तो ऐसे ज्ञात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम समझते हैं सेकेंड। देखिए 30 लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। देखिए 4s2 होता है, इसमें सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 4, तो आप आवर्त निकाल सकते हो आराम से 4। ठीक है, अब आपको देखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, तो 4s तो पहले आता है और 3d में बाद में भरा जाता है। ठीक है, कोश होता है वो तीसरा है, लेकिन इसमें 3D में बाद में भरा जाता है एस के मुकाबले, तो 3D में बाद में भरा गया है, तो डी क्या हो जाएगा इसका ब्लॉक, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 10 है, और आपका ब्लॉक कौन सा है, डी, तो डी में कितने जोड़ने आपको, 2 जोड़ने, बता दिया, तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 हो गए। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। 35 का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p5। अब यहाँ पर समझना ध्यान से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर सबसे जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा गया है वो भरा गया है 4p में। देखो 4s2 इसमें पहले भरा जाता है, उसके बाद में 3d में भरा जाता है, तो लास्ट में किस में भरा गया है, p में भरा गया है, तो p तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना आवर्त। आवर्त कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आवर्त 4। ओके, इसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, 4p में, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5, और 5 है, और जो आपका ब्लॉक है वो कौन सा है, p के लिए आपको कितनी संख्या जोड़नी है, 12, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो 19 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, तो 4s में भरा गया है, मतलब कि s में भरा गया है, तो s इसका क्या हो जाएगा ब्लॉक। अब आवर्त कैसे ज्ञात करना है, सबसे बड़ा नंबर 3 4 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आवर्त। अब आपको निकालना है वर्ग। वर्ग कैसे निकालोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, s में,
और s में कितना है इलेक्ट्रॉन 1, और s के लिए आपको वर्ग में कोई जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, संख्या जितना है संख्या उतनी लिख दो। तो यहाँ पर 1 है तो इसका हो जाएगा वर्ग प्रथम या 1। ठीक है, आगे देखो 12 नंबर की हम बात करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है, तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया है 3s में, तो 3s में क्या हो जाएगा ब्लॉक s। अब रही बात आवर्त की, तो सबसे बड़ा नंबर 3। ओके, ये 3। अब जिसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया है वो कितने संख्या में 2, और ब्लॉक कौन सा है s, तो s में एज इट इज लिखना आपको, कुछ नहीं जोड़ना संख्या, तो क्या हो जाएगा दूसरा वर्ग। ठीक है, ओके, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको फटाफट से बता दिया, और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे सर हमको समझ नहीं आया, तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें आपको बताया है कि वर्ग, ब्लॉक और आवर्त को कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो आप इसको जाके देखिए, मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करो और इसको वीडियो को देखो और सीखो। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं 32। यदि तत्वों के विन्यास निम्न प्रकार हैं तो प्रत्येक तत्व का ब्लॉक तथा वर्ग लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक तो ब्लॉक लिखना है और एक वर्ग लिखना है। ठीक है, आवर्त नहीं लिखना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है 3s2 3p5। आपको ब्लॉक कैसे निकालना है, जिसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष के कक्ष में भरा गया है या उपकोष में भरा गया, आप सिंपल मान के चलिए अभी फिलहाल के लिए। तो देखो 3s2 इसके बाद 3p5 किस में भरा गया है, p में भरा गया है, तो p तो क्या हो जाएगा इसका ब्लॉक। अब कितने संख्या में यहाँ पर 5 है, और ब्लॉक कौन सा है p, तो p के लिए आपको संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी, 5 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 17, ये इसका वर्ग। अगला देखो 3d10 4s। देखो यहाँ पर 4s बाद में लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाते हैं, पहले भरा जाते हैं। ठीक है, 3d की तुलना में, तो बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाते हैं 3d में, तो 3d में तो क्या हो जाएगा ब्लॉक ये वाला डी ब्लॉक। ठीक है, वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, तो संख्या क्या है यहाँ पर 10, जिसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा गया है उस उपकोष में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और डी ब्लॉक है, तो डी के लिए आपको संख्या जोड़नी पड़ेगी 2, तो कितना हो जाएगा 12। समझे बात को ध्यान से। ओके, तो P के लिए आपको कितना जोड़ना है 12, D के लिए आपको कितना जोड़ना है 2। ठीक है, S के लिए आपको कुछ नहीं जोड़ना है, जो संख्या उसको लिख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3s2 3p6 4s1 आ गया ना S। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन S में भरा गया है, तो ब्लॉक तो हो जाएगा S। और वर्ग कैसे ज्ञात करोगे, तो S के लिए कोई आपको संख्या नहीं जोड़नी है, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी हुई है उसको लिख देना वर्ग। ठीक है, F की बात कर लेते हैं, और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था F में आपको अगर आता है जैसे कि 6s2 4f3, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरा गया है, तो यहाँ पर तो ब्लॉक तो हो जाएगा आपका F। और F में आपको कुछ नहीं करना है, कोई संख्या नहीं जोड़नी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी अगर आता है F के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको लिखना है वर्ग, तो आपको हमेशा के लिए लिखना होगा 3, क्योंकि दोस्तों F ब्लॉक होते वो संक्रमण तत्व यानी कि जो D ब्लॉक होता है उसमें तीसरा जो ग्रुप होता है उसमें से निकाले गए हैं, तो हमेशा वर्ग इसका रहेगा क्या 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते दोस्तों 33। नॉर्मल तत्व नॉर्मल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, तो नॉर्मल तत्व नॉर्मल एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। देखिए, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। दोस्तों ये सेतु तत्व क्या होते हैं, तो सेतु तत्व जो होते हैं वो जो आपका थर्ड आवर्त होता है, जो थर्ड पीरियड होता है, उसमें फर्स्ट ग्रुप से लगा करके 7th ग्रुप तक जो भी तत्व हैं उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। ठीक है, तो उनके गुणों से सेतु तत्व के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जो नॉर्मल तत्व होते हैं वो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं नॉर्मल या फिर सामान्य तत्व कहते हैं। सेतु तत्व भी नॉर्मल तत्व ही होते हैं सभी, ए उपवर्ग, तो ए होते उसके भी उपवर्ग हैं, वो नॉर्मल तत्व के अंदर ही आते हैं। तो ये आपको चीज़ समझना पड़ेगा, नॉर्मल तत्व क्या होते हैं, वो मेंडेलीव का जो आवर्त सारणी होती है उसमें से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। दोस्तों हम लोग 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु क्रमांकों के IUPAC नाम तथा प्रतीक लिखिए। अब यहाँ पर कोई परमाणु क्रमांक दे रखे हैं 104 108 110 115 120, मतलब अगर 100 से ज़्यादा है परमाणु क्रमांक तो उसके कुछ IUPAC नाम लिखने के लिए बोलता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसे क्वेश्चन, तो समझना ध्यान से इसमें। अब यहाँ पर कुछ मैंने
जो संख्या है उसके नाम लिखे गए हैं। 0 को नील बोलते हैं, 1 को हम अन बोलते हैं, 2 को हम बाई बोलते हैं, 4 को हम क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं। और इसमें एक अनुलग्न लगाने का होता है पीछे IUM, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें IUM लगाना पड़ेगा आपको पीछे। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे। एक के लिए हम क्या लिखते हैं, अन, तो यहाँ पर लिख दिया अन, ठीक है। 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, तो नील लिख दिया, ठीक है। 4 के लिए क्या लिखते हैं, क्वाड, तो क्या हो जाएगा क्वाड इधर। फिर पीछे अनुलग्न क्या लगाना है, IUM, तो IUM क्या नाम हो जाएगा, अननील क्वाडियम। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको आपको चूज करना होगा। देखिए अन के लिए यू, ये यू आ गया, फिर नील के लिए एन और क्वाड के लिए क्यू, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 108 का लिखते हैं हम, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, अन, तो यहाँ पर लिख दिया अन। 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, तो क्या हो जाएगा नील। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, तो यहाँ पर लिख दिया ऑक्ट। फिर पीछे क्या लगाना है, IUM, तो IUM। अब इसका फर्स्ट लेटर लेना है, यू के लिए सॉरी अन के लिए यू, नील के लिए एन लिया आपने फर्स्ट लेटर, ऑक्टियम ओ हो जाएगा, ठीक है। तो UNO। 110 का देखो, 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर IUM, अन नीलियम। अब इसमें अन के लिए हो जाएगा UU और नीलियम के लिए यहाँ पर एन हो जाएगा UUN। 115 का देखो, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, तो पेंट, फिर IUM पेंटियम, अन पेंटियम, तो अन के लिए UU और पेंटियम के लिए P हो जाएगा। 120 का देखो, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ठीक है, और 0 के लिए नील और IUM, अन बाई नीलियम, अन बाई, तो U और B, नीलियम के लिए N हो जाएगा UBN, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 100 से ऊपर अगर आता है परमाणु क्रमांक तो इसका आप IUPAC नाम लिख सकते हो, प्रतीक वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, और इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आपको बेसिक कंप्लीट होगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण लिखिए। ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण लिखिए। तो पहला हो जाएगा इसमें, प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या है कि जो भी आवर्त में तत्व हैं वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। सेकंड, गुण की बात करते हैं। लक्षण, एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। एक ही समूह के सभी तत्व हैं उनके गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम होती जाती है, जबकि धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, कह रहा है, ठीक है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो भी तत्व है उनकी अगर ऋण विद्युत संयोजकता की बात करेंगे तो वह घटती जाती है, और धन विद्युत संयोजकता की बात करेंगे तो बढ़ती जाती है, ठीक है। फोर्थ, तत्वों का परमाणु भार उसका मौलिक गुण है। तो यहाँ पर मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वही है कि परमाणु भार पर ही आधारित होती है, तो उसका एक मौलिक गुण है। पांचवी बात, आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के तत्वों के गुण धर्मों को पहले ही बताया जा सकता है। तो आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है, उसके गुणधर्मों को पहले ही बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों पर टिप्पणी लिखिए, और ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से आ सकते हैं, अलग अलग आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। जैसे आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव को परीक्षण प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। भेदन प्रभाव, इसके अलावा है लास्ट धात्विक गुण, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आवरण प्रभाव क्या होता है, परीक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट, ओके। ये क्या होता है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे जो आपका बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोश खाली होंगे, बीच में कोश होंगे उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी नाभिक से बंधे रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, जो अंदर वाले कोश हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले कोश हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण हो सकता है, ठीक है। तो जो अंदर वाले, जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जो बाह्यतम वाले कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, रक्षित करेंगे नाभिक के आकर्षण से, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करेंगे।
या हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण करेंगे। तो वही चीज़ होती है आवरण प्रभाव या परीक्षण प्रभाव। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और नाभिक के बीच उपस्थित अंतः इलेक्ट्रॉन संयोजी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से परिरक्षित करते हैं। अंतः इलेक्ट्रॉन संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से परिरक्षित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवरण या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जैसे जैसे अंतः इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे आवरण प्रभाव भी बढ़ता जाता है। वही चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो फिर भाई साहब आवरण प्रभाव होता है वो क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं भेदन प्रभाव को। भेदन प्रभाव क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। कक्षक की आकृति के कारण s इलेक्ट्रॉन नाभिक का भेदन p, d या f इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक समीप से करते हैं तथा अधिक दृढ़ता से बने रहते हैं, इसे ही भेदन प्रभाव कहते हैं। मतलब जो s इलेक्ट्रॉन नाभिक का भेदन होगा वो इनकी तुलना में p, d, f होता है, उनके इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक समीप से करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भेदन प्रभाव कहते हैं। तो समझिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा अगर भेदन क्षमता की बात करेंगे तो वो हो जाएगी एस कक्षक या एस उपकोष की। ठीक है, एस की, इससे कम हो जाएगी पी की, इससे कम हो जाएगी डी की, सबसे कम हो जाएगी एफ की। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं धात्विक गुण को। किसको समझते हैं, धात्विक गुण को समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें धात्विक गुण की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति धात्विक प्रकृति होती है। वही आपको मैंने समझाया आगे, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के धनायन बनाता है वो धात्विक गुण दर्शाता है या विद्युत धनीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, जिस धातु की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होगा, इसका धात्विक गुण उतना ही अधिक होगा। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों। बाकी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। अगले भी क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।